तो अभी आपने कल लास्ट में सेशन में शायद फीड इंग्रेडिएंट्स देखे थे, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने 2 दिन में ये देखा होगा कि हम फ़िश पे काम करते हैं, तो फ़िश के फूड पे भी हमारा काम होता है, फ़िश फीड बनानी होती है। अब फीड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमें फीड बनाने के लिए 2 दिन पहले भी आपको ये बोला जा रहा था कि बैलेंस डाइट बनानी होती है ना। हमारा प्रोटीन कंसंट्रेशन कितना है, हमारा लिपिड का कंसंट्रेशन कितना है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन कितना है, वो सारा हमें मेज़र करना होता है। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हम प्रोटीन का एस्टिमेशन करने जा रहे हैं कि हमारे सैंपल में, हमारे इंग्रेडिएंट में, हमारे फीड में, हमारे फूड में, हमारे सैंपल में कितना प्रोटीन का कंसंट्रेशन है। तो प्रोटीन को एस्टिमेट करने के लिए बहुत पहले से जब से हमारा ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है तब से मेथड्स चलते आ रहे हैं। बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं, आपने अलग अलग मेथड्स का नाम सुना होगा। लॉरीज मेथड होता है, हमारा ब्रैडफोर्ड रीजेंट मेथड होता है, यूवी बेस्ड आप मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेस्ड मेथड करते हैं। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं और जो ओवरऑल वर्ल्ड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है वो हमारा है जलडाल मेथड, ठीक है। लेकिन जलडाल मेथड भी हम कौन सा यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है माइक्रो जलडाल। बेसिकली जो जलडाल मेथड है वो जलडाल बहुत बड़ा अपरेटस होता था, पहले यूज़ होता था, उसको लगाने के लिए बहुत स्पेस चाहिए होती थी। उसी को कंपैक्ट करके हमारे पास एक छोटा अपरेटस बना दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो जलडाल अपरेटस। अब माइक्रो जलडाल से प्रोटीन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप में हम जो है अपना फाइनल प्रोटीन एस्टिमेट कर पाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप मेरे को पहले ही बता दे रहा हूँ कि माइक्रो जलडाल हो या कोई दूसरा मेथड हो, कोई भी ऐसा मेथड अभी तक नहीं है जो आपका एक्चुअल में प्रोटीन बता पाएगा, ठीक है। जो माइक्रो जलडाल मेथड है वो बेसिकली क्या बताता है कि आपके सैंपल में कितना नाइट्रोजन कंटेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड से बनी होगी, नाइट्रोजन वहाँ पे रहता है। तो वो नाइट्रोजन हम सारा देखेंगे कैसे कैसे होता है। फाइनली हमें वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बनाता है। वो कंसंट्रेशन को हमारा सॉफ्टवेयर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 6.25 से मल्टीप्लाई करता है। क्यों 6.25 से करता है वो भी मैं समझाऊंगा। फाइनली उसके बिहाफ पे वो ये बता देता कि हमारे सैंपल में इतना प्रोटीन है। लेकिन पहले भी मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूँ, ये जो प्रोटीन है दिस इज़ नॉट द एक्चुअल प्रोटीन। ये हमारा क्या है, क्रूड प्रोटीन है। क्रूड प्रोटीन मतलब एक अप्रॉक्सीमेट प्रोटीन है जिसमें थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज़ होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। 3 स्टेप में हमारा प्रोटीन एस्टिमेशन होता है। पहला स्टेप हमारा जो वो डाइजेशन का है, सेकंड स्टेप हमारा डिस्टिलेशन का है, एंड थर्ड स्टेप हमारा जो टाइट्रेशन का है। तो 1 बाय 1 स्टेप करते जाएंगे और साथ साथ में परफॉर्म करते जाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, डाइजेशन का। तो डाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 केमिकल यूज़ करने हैं, प्लस आपको एक एसिड यूज़ करना है, ठीक है। और केमिकल और एसिड के लिए यूज़ करने के लिए अभी सर बात करेंगे। केमिकल और एसिड के लिए हमें जो है वो क्या करना है, पहले हमारे सैंपल ये हमारी पास डाइजेशन वेसल्स हैं, ऐसे करके हमारे पास ये वेसल्स हैं। ये डाइजेशन वेसल्स में हमें क्या करना है, हमारा सैंपल डालना है, प्लस हमें 2 कैटालिस्ट डालने हैं, 2 केमिकल, और प्लस हमें एक एसिड डालना है। अब जो कैटालिस्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं वो कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, एक तो हमारे पास क्यूप्रिक सल्फेट और दूसरा हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो है पोटाशियम सल्फेट। अब पोटाशियम सल्फेट और क्यूप्रिक सल्फेट 2 केमिकल यूज़ हो रहे हैं, दोनों का काम अलग है, ठीक है। एक जो है जैसे हमारा पोटाशियम सल्फेट है, चलिए ठीक है, परफॉर्म बाद में कर लेंगे, अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, परफॉर्म बाद में करेंगे। तो डाइजेशन के लिए हमने क्या बोला, क्यूप्रिक सल्फेट प्लस पोटाशियम सल्फेट, दोनों केमिकल हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग काम है। अब हमें करना क्या होता है, हमारे सैंपल को H2SO4 में डाल के हमें बहुत हाई डिग्री पे उसको हीट करना होता है। तो हीट होने पे अब आप H2SO4 का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो अराउंड वो 190 के आसपास बॉयल हो जाएगा, 70 पे भी हो जाएगा, डिपेंड अपॉन आपका H2SO4 का कितना कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेशन रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, ठीक है। तो अब H2SO4 को जब हम मैं कह रहा हूँ कि 420 डिग्री पे उसको हीट करना है। हीट करने पे वो इतना बॉयल हो जाएगा कि वो ब्रस्ट कर सकता है या बाहर आ सकता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, जो हमारा पोटाशियम सल्फेट है वो क्या करता है, H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। सेकेंड हमारा जो कैटालिस्ट है वो है क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट क्या है, हमारी प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। वो कैटालिस्ट क्या करेगा, स्पीड अप करेगा, ठीक है। और H2SO4 क्या करेगा, हमारा जो सैंपल है उसमें से प्रोटीन को ब्रेक करके हमारा एक प्रोडक्ट बनाएगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम सल्फेट। एट द एंड ऑफ डाइजेशन 2.5 घंटे के बाद, 2.5 घंटे का हमारा डाइजेशन होने वाला है। डाइजेशन के बाद हमारा जो एंड प्रोडक्ट मिलने वाला है वो है हमारा अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट को लेके आगे हमें डिस्टिलेट करना है, फिर जो है टाइट्रेट करना है। तो ये हमारा डाइजेशन का। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं।
मैं जस्ट एक एक स्टेप बताता जाऊँगा और उसी टाइम हमें एक स्टेप हम परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक करनी है अमीनो एसिड एनालिसिस वाली, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसको अच्छे से करेंगे। इसको भी अच्छे से करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा फास्ट करेंगे। स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी तक हमने जो प्रोटीन एनालिसिस में देखा था, प्रोटीन एस्टिमेशन में, तो मैंने सबसे पहला स्टेप करा था। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? डाइजेशन का। तो डाइजेशन के लिए मैंने क्या बोला था? 2 केमिकल यूज़ करने हैं प्लस एक हमें एसिड यूज़ करना है। और उसमें क्या होगा, हमारा एसिड जो है वो हमारे सैंपल को कन्वर्ट कर देगा इनटू अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो अभी हम जो है नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे, आपके सामने देखेंगे कि एक्चुअल में होता कैसे है। एक स्टूल दे दीजिएगा प्लीज़ मैम। इसको नीचे ही रख के दिखा दो। नहीं, स्टूल रख दीजिए। तो मैंने जो आपको बताया था हमारा टोटल टाइम इसमें कितना लगता है, 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे इतना तो हम वेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए प्री डाइजेस्ट करके रखा हुआ है सैंपल। लेकिन फिर भी कैसे सैंपल को लगाना है, कैसे करना है, वो हम आपके सामने करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारी ये जो है हमारी ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं। इन वेसल्स में हमें अपने दो केमिकल डालने हैं, प्लस हमें सैंपल डालना है और प्लस हमें H2SO4 डालना है। लेकिन हमेशा जब भी हम बायोलॉजी में जब भी जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके लिए हमेशा एक ब्लैंक लेके चलेंगे, ठीक है। तो ब्लैंक रखना है, वो अलग कहानी है। ब्लैंक में क्या रहेगा? सब कुछ रहेगा, सिर्फ माइनस क्या होगा हमारा? सैंपल नहीं होगा, बाकी सब कुछ रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सैंपल से। ब्लैंक मैं आपके सामने बनाऊंगा नहीं, मैंने बना के रखा हुआ है। तो कैसे होता है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप में से कोई अगर आके करना चाहे तो वेलकम, आप कर सकते हैं आके, ठीक है। तो मैं ही करके कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप इनिशियली करोगे तो रूम का टेम्परेचर कितना एसी में लगाओगे तो 40 डिग्री मान लेंगे, लेकिन उसको रीच करने में 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। तो इसलिए टोटल टाइम हमारा हो गया। वैसे डाइजेशन टाइम 2 होगा एट 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद डाइजेस्ट करोगे तो आपको क्लियर पता लगेगा। तो जैसे डाइजेशन करने के बाद आप उसको ड्रिंक कर सकते हो, जिससे कि आपके प्रॉपर डाइजेशन आफ्टर सम टाइम वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो बेस्ट है, वो हो जाएगा। तब एक्चुअली वो इसलिए नहीं करते कि थोड़ा हाइजीन रहे। हाफ एन आवर के बाद फिर आप नेक्स्ट तो इसमें 8 मिनट का डिस्टिलेशन के बाद फिर टाइम, उसमें फिर आपके सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है। इसमें ये जो मेट्रोन का इक्विपमेंट रखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली क्रिटिकल मिनिट टेम्परेचर डिक्रीज करेगा अराउंड 5 और 2.5। हाँ, ब्लैंक लगाया हुआ मैंने, अभी करा था फर्स्ट वाले स्टेप के लिए, ठीक है। तो सर हम डाइजेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डाइजेशन के लिए मैंने क्या बोला था, हमारे पास वेसल्स हैं, वेसल्स में हमने केमिकल डालने हैं प्लस हमारा एसिड डालना है। तो फर्स्ट जो 5.5:1 रेशो में मेंटेन करना होता है हमारे सैंपल के हिसाब से। लेकिन ये डिपेंड करेगा, रेशो यही रहेगी, कितना अमाउंट डालना है वो डिपेंड करेगा आपके सैंपल में प्रोटीन कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे हमारा जो सैंपल है हमें पता है कितना उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन आइडियली इतना आती है, तो उसके हिसाब से हमने जो है वो मेज़र करके रखा हुआ है कि हम जो है 2.5 पोटाशियम सल्फेट, 2.5 ग्राम पोटाशियम सल्फेट प्लस 0.5 ग्राम क्यूप्रिक सल्फेट, ये दोनों को ऐड करते हैं तो वो रेशो तो 5:1 मेंटेन हो गई, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो 2.5 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया है पोटाशियम सल्फेट, ठीक है। प्लस जो है मैंने दूसरा क्या बोला, दूसरा हमारा केमिकल क्या है, क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट कितना है, 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम जो है वो क्यूप्रिक सल्फेट जो है ब्लू कलर में रहता है, स्काई ब्लू कलर में। ये ऐसे करके रहता है केमिकल, ठीक है, ये डाल देंगे। और प्लस हमारा जो सैंपल है, मैंने सैंपल जो फीड का सैंपल लिया हुआ है, कल आप लोगों ने जो फीड देखी थी, ये मेरी एक्सपेरिमेंटल फीड है। और मुझे पता है इसमें प्रोटीन कंटेंट मैंने इतना बनाया हुआ है, क्योंकि हम फीड बनाते हैं तो उस टाइम पे पता करते हैं ना। अभी आप लोग सीखोगे भी आप कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे आपकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट होती है, ठीक है। वही कह रहे हैं ना, वो प्रोटीन पर डिपेंड करता है ना, सैंपल का अमाउंट प्रोटीन के अमाउंट पे डिपेंड करता है। हाँ, अब देखिए आप जो रिक्वायरमेंट है सैंपल की वो बेसिकली आपका 0.25 से 5 ग्राम तक जा सकता है।
लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके सैंपल में प्रोटीन कंसंट्रेशन कितनी है। अभी हमें पता है 30% 40% की इतनी हम फीड बनाते हैं, तो उस हिसाब से हमें पता है कि 0.25 ग्राम जो है हमारा सैंपल सफिशिएंट है, इतना वो नाइट्रोजन दे देगा कि जिसको वो रीड कर पाए। रीडेबिलिटी सेंसिटिविटी की बात है, तो इसके हिसाब से हमने स्टैंडर्ड करके रखा है कि 0.25 ग्राम जो है इनफ है हमारे सैंपल। ठीक है, तो ये मैंने सैंपल डाल दिया है, केमिकल डाल दिए हैं। देन उसके बाद H2SO4 जो है कंसनट्रेटेड रहेगा 10 ml जी। बस इसको थोड़ा ध्यान से डालना है जितना हो सके। इसका पर्पस है डाइजेस्ट करना, केक करना, इसको कोशिश करिएगा सिंक में ही डालना है, लेकिन अभी मैं दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो कोशिश करना है इसको सिंक में ही डालना है कि आगे थोड़ा बहुत एसिड गिरे भी तो आपके ऊपर ना गिरे। तो अभी हमारा ये 10 ml मैंने वे कर लिया है, मेज़र कर लिया है। मेज़र करने के बाद मैं डाल दूंगा। जी सर, बाकी आपका जो क्वेश्चन आप पूछते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने इसमें सैंपल डाला था, जैसे सैंपल डाला था देखेंगे अभी ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गया है। ठीक है, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट अभी दिख रहा है, लेकिन जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, अभी मैं इसको डाइजेशन के लिए लगा देता हूँ। ठीक है, सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पुट करूँगा। ये हमारा डाइजेशन चैम्बर है, डाइजेशन यूनिट बोल सकते हैं, चैम्बर बोल सकते हैं। लगाने के बाद सिंपली क्या करना है, हमें इसको पावर बटन लगाना है, प्लग लगा के इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। ऑन हो गया, अभी मैं बता दूँगा। इसको ऑन करने से पहले, लगाने से पहले क्या होता है, हमारे पास एसिड है, यहाँ पे एसिड्स की फ्यूम्स उड़ेंगी। ठीक है ना, तो उसको हमें रोकना है। फ्यूम्स हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट है, हाँ क्रोसिव है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये इसका मैनीफोल्ड है। ठीक है, ये मैनीफोल्ड जो है यहाँ से बंद कर देंगे ऊपर से। ठीक है, ये पूरा कवर हो जाएगा। प्लस मैनीफोल्ड में और क्या है, ये हमारा वाटर कंप्रेसर भी है। ये क्या कर रहा है, हमारा यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है जिससे हमारे टैप से कनेक्ट है। टैप से अगर मैं पानी चलाऊंगा, ये पानी चलता हुआ यहाँ से पूरा इससे रोटेट होता हुआ वापस वो हमारे सिंक में गिर रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर इससे कोई फ्यूम्स उड़ रही हैं ऊपर, तो वो जो कंडेंस हो रही हैं, कंडेंस होने के बाद वापस जो है उसमें गिर रही हैं। प्लस हमारा वो उस काम के लिए हमने एक और केमिकल भी डाला है जो बॉइलिंग पॉइंट ही इंक्रीज कर दे रहा है। हमने पोटेशियम सल्फेट डाला था, वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर भी फ्यूम्स आएंगी, 100% आएंगी। तो उसको रोकने के लिए हमने मैनीफोल्ड लगाना है। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है। मैनीफोल्ड लगाने के बाद यहाँ पे इसका पावर बटन है, ऑन कर दो। बाकी हमने सारा सेट करके रखा हुआ है, आपने जस्ट इसको स्टार्ट करना है। पावर बटन ऑन करके स्टार्ट करना है। स्टार्ट करोगे, अभी दिखाने के लिए मैं लगा नहीं रहा, जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। ये स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इसका रेडी बटन आ गया। रेडी करने पे आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट करोगे तो ये आपकी इनपुट दिखाने लग जाएगा। ये दिखा देगा कि आपका जो है आपने 420 पे सेट कर रखा है। आपका एक्चुअल टेम्परेचर इस टाइम पे कितना है, 39 है। कितने टाइम के लिए, 2.5 घंटे के लिए। लेकिन देखो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से हमें करना क्या है, 420 डिग्री पे 2 घंटे के लिए डाइजेस्ट करना है। अब आप बोलोगे 2.5 घंटे क्यों करा है? 2.5 घंटे के इसलिए करा है क्योंकि डायरेक्टली हम 420 पे रख नहीं सकते। अगर 420 डिग्री का टेम्परेचर होगा तो हम क्या पॉसिबल है यहाँ पे रखें? बस्ट कर सकते हैं, ट्यूब्स ही बस्ट कर जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम एक्चुअल रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। उसके बाद जैसे ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, उसके लिए हमने कैलकुलेट करके रखा है कि नियर अबाउट इसमें हाफ एन आवर लगता है। तो इसलिए हम टोटली जो है 2.5 घंटे का लेते हैं। ये फाइनली हमारा डाइजेशन का है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद ये ऑटो कट होगा, 2.5 घंटे के बाद ही ऑटो कट होगा, खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डाइजेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकते हैं। कितना देर वेट करते हैं सर देखिए, जैसे इसको हो गया उसके बाद सर उसके बाद जैसे आपका 2.5 घंटे का हो गया। अब बात ये है कि 2.5 घंटे जब इसका होगा ना, उस टाइम पे आप रूम में एंटर कर नहीं पाओगे। ठीक है, हमने कोशिश पूरी करी है, एग्जॉस्ट लगाया हुआ है हमारा, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन से फ्यूम्स जो होगी बाहर जा रही हैं। बाकी हमने कंडेंसर लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी फ्यूम्स रहते हैं। तो पहली बात जो है, आप अपना माउथ कवर करके आके पहले इसको बंद कर दीजिए। लेकिन बंद करने के बाद भी वो डिग्री 420 डिग्री है, वो कूल होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप कोशिश क्या करिए, वहाँ से इसको उठा दीजिए। सिर्फ उठाने के बाद आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, इसके स्टैंड में फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद आप हाफ एन आवर वेट करेंगे, वो कूल हो जाएगा।
फिर प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उसी में वो लगा रहेगा तो वो 5-6 घंटे तक नहीं कूल होगा, क्योंकि वो इसका हीटर का टेम्परेचर डाउन होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उसको उठा के अगर बाहर रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जल्दी कूल हो जाएगा। ठीक है, कूल होने के बाद अभी जो हमारा डाइजेशन खत्म हो गया है, डाइजेशन के बाद मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाइजेशन सैंपल बना के रखा हुआ है। हम इसको प्रोसीड करेंगे आगे, जिसमें मैंने एक ब्लैंक बना के रखा हुआ है, एक मैंने सैंपल का बना के रखा हुआ है। अभी टाइम हम जो है एक ही सैंपल कर पाएंगे, टाइम थोड़ा कम है, तो जो आप बोलोगे ब्लैंक का मैं ब्लैंक दिखा दूंगा, सैंपल वाला नहीं तो डायरेक्टली सैंपल का कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपली हम जो है सैंपल का, ये मैंने सैंपल ऑलरेडी डाइजेस्ट करके रखा हुआ है। इसमें H2SO4 आपको दिख नहीं रहा है, एक्चुअल में होता है क्योंकि मैंने पहले से करके रखा है, तो वो इसलिए आपको दिख रहा है कंडेंस हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे मैं पानी डालूंगा इसमें तो इसका कलर चेंज होगा। जो एक्चुअल में होता है डाइजेशन के बाद हमारे स्काई ब्लू कलर का हल्का सा ग्रीन, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्रीन कलर में होगा, लेकिन जैसे कूल होगा तो वो स्काई ब्लू कलर में चेंज होगा। वो बेसिकली आपका डेजिग्नेट कर रहा है कि वो आपका अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट को जैसे आप डिजोल्व करोगे ना तो उसका कलर ऐसा होता है। तो सिंपली क्या करना है हमें, इसके बाद हमें डिस्टिलेशन करनी है। डाइजेशन का सर कंप्लीट है, किसी को कोई अभी क्वेरी हो? ठीक है, तो डाइजेशन के लिए, डिस्टिलेशन के लिए हमें अपना ट्यूब लेना है। ट्यूब में जो है अब हमें इसमें थोड़ा इसको डाइल्यूट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड है इसमें। 100% हमने 98% वाला सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें नियर अबाउट 25 ml जो है पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर MQ वाटर हमें यूज़ करना है। ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर MQ वाटर लेके हमें जो है वो इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये ऐड करते ही जो है इसका कलर जो है चेंज होगा। हाँ, हम कवर करके रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें टाइम सेव करने के लिए मैं इसलिए जल्दी थोड़ा वो कर रहा हूँ, बाकी हमें कवर करके रखना है। तो ये हमारा ऐसा करके आएगा। अपना आपका दूसरा सैंपल जो है वो दूसरा भी डाल के दिखा दूंगा। अगर आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर नहीं भी डालते हो तो डिस्टिल्ड वाटर वो खुद लेगा, लेकिन हम प्रोटीन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम पहले से पानी डाल के रख देंगे। ठीक है, देखेंगे, ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपके सैंपल में क्या है, कितना प्रोटीन है, उसके हिसाब से वो सारी चेंजेस होंगी। तो ये वाला हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के लिए क्या है, ये हमारा डिस्टिलेशन चैम्बर है। हाँ, सैंपल है। ठीक है, अभी तक हमने जो डाइजेशन में देखा है, लास्ट में हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है अभी तक, आप प्लीज़ रिएक्शन समझते जाएंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अभी तक हमारा क्या है, हमारे पास अमोनियम सल्फेट है। अब अमोनियम सल्फेट को हम डिस्टिलेट करने जा रहे हैं। डिस्टिलेशन के लिए हमारा ये डिस्टिलेशन चैम्बर है, कैलप्लस कंपनी का है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे 2 केमिकल यूज़ हो रहे हैं। जो हमारा पहला केमिकल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसकी कंसंट्रेशन है 40%। दूसरा हमारा जो केमिकल यूज़ हो रहा है वो बोरिक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन है 2.5%। ये दोनों केमिकल इसमें यूज़ होंगे। क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे अपना वेसल जो है, ऑलरेडी एक वेसल लगी हुई है। देखिए यहाँ पे ये पूरा इंस्ट्रूमेंट का पूरा सेटअप है। जैसे मैं डोर को ओपन करूँगा ये रेड लाइट दिखा देगा कि डोर ओपन हो गया है। जैसे मैं वेसल को हटाऊँगा तो ये देखिए ये रेड लाइट जल गई कि जो ट्यूब है प्लेस में नहीं है, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। मैंने अपने सैंपल में जो है वो डाइल्यूट कर दिया है सैंपल को। सैंपल को डाइल्यूट करने के बाद डायरेक्टली मैं सैंपल को लगा दे रहा हूँ। नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है, उसको डायरेक्टली आपको रखना है। वो ऑलरेडी जब आपको फाइनल दूसरे सैंपल के लिए ना वो खुद वॉश होगा, वो होता है। तो अभी आपका क्या हुआ कि मैंने सैंपल लगा दिया है, ट्यूब को प्लेस कर दिया है। अब मैंने बोला यहाँ पे 2 केमिकल का रोल आ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो थोड़ा समझेंगे। ये हमारा जो है वो यहाँ पे जो है, जो वेसल वाला प्लेस है, इसमें हमारा गिरता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्शन करेगा हमारा किससे, सोडियम थायोसल्फेट से, क्योंकि हमारा सोडियम अमोनियम सल्फेट था। अमोनियम सल्फेट से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्शन करेगा। अब यहाँ से जब वो रिएक्शन करेगा तो यहाँ से जो है वो अमोनिया गैस लिबरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये हीट भी होगा, और प्लस जो है जो हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सबको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अमोनिया गैस जो हो रही है लिबरेट हो रही है। अब अमोनिया गैस जैसे यहाँ से लिबरेट होगी तो यहाँ पे भी कंडेंसर लगा हुआ है,
टैप वाटर चल रहा है, जैसे लिबरेट होगी तो जैसे उसके वेपर्स हैं यहाँ पे वो कंडेंस होने लग जाएंगे। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर सब फिट है, वो कंडेंस होके क्या होगा, हमारा यहाँ पे दूसरी साइड पे एक कॉनिकल फ्लास्क है। इस फ्लास्क में जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले आप देखोगे इसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बोरिक एसिड जाके कलेक्ट होने लग जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 वेसल्स हैं हमारे पास, 2 अलग अलग कॉनिकल फ्लास्क हैं, जिसमें हमने 2.5% का एसिड डाल रखा है बोरिक एसिड, और सेकंड हमारे पास 40% NaOH का सोल्यूशन है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैं इसको रन स्टार्ट करूंगा तो ये जो है इसमें बोरिक एसिड आ जाएगा। अब आप इसमें 2 ट्यूब देखेंगे, अलग अलग 2 ट्यूब हैं, एक ट्यूब की लेंथ कम है, एक ट्यूब की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। ये क्यों है, जो आपकी पिंक कलर की ट्यूब दिख रही है ये बेसिकली डेजिग्नेट कर रही है कि आपका बोरिक एसिड इसमें गिर रहा है। अब मैंने बोला कि वहाँ से क्या आ रहा है, हमारा अमोनिया आ रहा है। अमोनिया क्या है, गैस है। अगर आप अमोनिया को पकड़ के नहीं रखोगे तो वो तो उड़ेगी ही उड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर फाइनली हमें उसको देना क्या है, नाइट्रोजन देना है, तो नाइट्रोजन इन द फॉर्म किस जा रहा है, कौन सी फॉर्म में जा रहा है, अमोनिया की फॉर्म में। तो अमोनिया को रोकने के लिए हम जो है यहाँ पे एसिड का यूज़ कर रहे हैं। अब अमोनिया जो गैस है वो इस वाली पाइप से आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये पाइप जो है आपके बोरिक एसिड के अंदर डिप होनी चाहिए। अगर ये मैं पाइप को ऐसे कम कर दूं, बोरिक एसिड मेरा नीचे हो और पाइप मेरी ऊपर आ जाए, तो वो तो उसमें ट्रैप होगा ही नहीं, तो वो कुछ रिजल्ट नहीं देगा। आप बोलोगे हमारे सैंपल में प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन होगी लेकिन हमने करा गलत है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे डिप हो रहा है, अभी स्टार्ट करेंगे तो पता लगेगा। तो सिंपली मैं यहाँ से इस मशीन को यहाँ पे ऑन करना है, ऑन करके रखा हुआ है। ये इसका डिस्टिल्ड वाटर का यूनिट है, इसको डिस्टिल्ड वाटर हमेशा ऑन चाहिए। अगर बंद कर दूंगा तो ये बीप करेगा, इसको डिस्टिल्ड वाटर नहीं मिलेगा तो ये एरर देगा, आगे प्रोसीड करेगा नहीं, ठीक है। सिंपली क्या करना है, ये 8 से 9 मिनट का रन होता है, इस रन को हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे देखना यहाँ पे बोरिक एसिड जो है गिरना स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बोरिक एसिड गिरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी पूरा 8 से 9 मिनट का जो है पूरा ये चलेगा, पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है ये खुद बता देगा कि आपका प्रोसेस जो है ओवर हो चुका है, अभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक डाइजेशन और डिस्टिलेशन में अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकते हैं, सही है। अमोनिया आना शुरू अभी नहीं हुआ है, अभी होगा ही नहीं। अभी देखिए अभी जो गिर रहा है वो अभी भी NaOH नहीं गिर रहा, अभी जो गिर रहा है वो पानी ही गिर रहा है, उसको वो पूरा डाइल्यूट करेगा। अब उसके बाद NaOH गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वो दिखाएगा भी यहाँ पे एल्कली गिर रहा है, डिस्टिल्ड वाटर गिर रहा है, या आपका बोरिक एसिड गिर रहा है, वो सिस्टम पूरा सेट कर रखा है। अब देखिए जैसे वो चेंज होगा तो ये आपका कलर आना चाहिए। अगर आपका ये डार्क ब्लू कलर जो है अगर नहीं आएगा या ब्लैक कलर नहीं आएगा तो मतलब आपका सैंपल डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, आपका सैंपल डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपको फिर से रिपीट करना है। लेकिन देखिए अगर ये कलर आ रहा है विच मीन्स आपका सैंपल डाइजेस्टेड है, उसमें अमोनियम थायोसल्फेट है जो वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा वो यहाँ से अमोनिया को लिबरेट करना शुरू कर देगा। अमोनिया लिबरेट होते होते हमारे पहुंच जाएगी इसमें। अभी आप 1 मिनट के बाद देखोगे ये पूरा वेसल आप देखोगे खाली हो चुका है, ये कॉनिकल फ्लास्क में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। वो क्यों नहीं दिखेगा कि जैसे NaOH गिरा वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हुई, उससे कुछ अमोनिया लिबरेट हुआ, वो अमोनिया यहाँ पे आया, लेकिन जैसे वो अगर थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी बंद हो गया है, तो बंद होने पे क्या हुआ, वो सक्शन बना है ना वहाँ पे, वो सक्शन से वापस चला जा रहा है। लेकिन जैसे वो स्टार्ट होगा तो दोबारा वो जब हीट करने लगेगा वापस से जो आपका अमोनिया जो इसमें आने लग जाएगा। और फाइनली हमारे यहाँ पे अब जो है देखिए वहाँ से अमोनिया गैस आ रही है, लेकिन अब किस में ट्रैप हो रही है, वो बोरिक एसिड में है। लेकिन बोरिक एसिड देखो केमिकल है तो रिएक्ट तो करेगा, चाहे आप कुछ भी डालोगे, 2 केमिकल को मिक्स कर रहे हो तो रिएक्शन तो होगी। अब इसमें क्या रिएक्शन होगी, इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा अमोनिया वहाँ से आया, हमारा बोरिक एसिड जो है, अगर आप लोगों को पता भी होगा बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है, इसका pH कभी भी इतना डाउन नहीं होता, और ऊपर से हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, ओनली 2.5%। अगर हम उसी की बिहाफ पे अगर मैं H2SO4 यूज़ करूँ या दूसरा कोई केमिकल यूज़ करूँ तो उसकी pH जो है बहुत कम होगी, 1.52 के अराउंड आएगी। लेकिन इसकी pH अगर आप देखोगे तो 4 से 8 के बीच में होती है, वो भी अगर प्योर है, और हमारा तो ऑलरेडी बहुत कंसंट्रेशन कम है तो इसकी pH मतलब ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे जब यहाँ पे वो अमोनिया आया बोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ से अमोनियम आयंस लिबरेट हो रहे हैं, ठीक है। अमोनियम आयंस का क्या है, NH4 पॉजिटिव। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि अगर NH4 पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी तो pH कम होनी चाहिए, यही होना चाहिए, ऑब्वियसली यही होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जो बोरिक एसिड है तो बोरिक एसिड रिएक्ट करने पे बोरान्स भी वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, बोरान्स के आयंस भी आ रहे हैं, और भी आयंस आ रहे हैं जो OH नेगेटिव हैं। तो NH4 पॉजिटिव को
वो न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं OH नेगेटिव आयंस, और इसलिए हमारा जो इस सोल्यूशन का pH जो है वो हमेशा जो है वो 7 के आसपास रहेगा। 7 से ऊपर वो डिपेंड करेगा आपका अमोनियम कितना है, वो 10 के पास भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके सैंपल में कितने अमोनियम है। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा सैंपल जो है वो यहाँ पे 6 मिनट का बचा हुआ है। 6 मिनट के बाद जैसे हमारा सैंपल आएगा हम उसको टाइट्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है टाइट्रेशन का। जब तक वो होता है तब तक मैं टाइट्रेशन आपको समझा दूंगा, फिर डायरेक्टली हम प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक आपका डिस्टिलेशन कंप्लीट हुआ है, डाइजेशन कंप्लीट हुआ है। एट द एंड ऑफ डिस्टिलेशन हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अमोनियम आइंस मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस और कुछ आइंस हैं लेकिन हमें उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा मतलब किससे, सिर्फ ओनली फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में, अमोनियम की फॉर्म में। अब यहाँ पे डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन के लिए ये हम मेट्रोम का 902 टाइट्रेंडो इंस्ट्रूमेंट है, ये यूज़ करते हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, नियर अबाउट आगे इसको परचेज करने जाओगे तो 10 to 15 लाख इसकी कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की। आप लोगों ने कल टाइट्रेशन करा था, टाइट्रेशन का हो सकता है इसको भी करनी टाइट्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप वहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा ये है, ये एडवांस है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है। अभी आप कल लोग जब आप लोगों ने अल्कनिटी करी थी, कार्बन डाइऑक्साइड करी थी, उस टाइम पे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे, लेकिन आप एक एक्चुअल पॉइंट पे रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि आपके हैंड का इतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा पूरा ड्रॉप। एक ड्रॉप तो मतलब एक ड्रॉप, वो दूसरा ड्रॉप गिरने नहीं देगा, वो रोकेगा उसको। तो इसलिए जो है इसकी थोड़ी जो है वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारे अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब जो टाइट्रेशन के लिए, अब यहाँ पे डिस्टिलेशन में यहाँ पे हम 2 तरीके के सैंपल मिल सकते हैं हमें। डिस्टिलेशन एट द एंड ऑफ डिस्टिलेशन, देखिए जब यहाँ से हमने सैंपल लिया था अमोनियम उसमें भी था, क्यों, क्या था उसमें, अमोनियम सल्फेट था। टाइट्रेशन करने के बाद भी हमें अमोनियम मिला है, लेकिन किसकी में वो है बोरिक एसिड में, और वो हमारा अमोनियम सल्फेट किस में था, H2SO4 में। अब टाइट्रेशन हम यहाँ पे 2 तरीकों से कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है यूजर के हिसाब से कि आपको कौन सी टाइट्रेशन करनी है। 2 टाइट्रेशन हो सकता है, एक आप डायरेक्ट टाइट्रेशन कर सकते हैं, एक आप लोग बैक टाइट्रेशन कर सकते हैं। दोनों बहुत कॉमन मेथड हैं टाइट्रेशन के। डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या है कि अगर हमारा सैंपल बेस में है, ये बोरिक एसिड जो वीक एसिड है, बेस वाली साइड है, तो अगर हमारा बेस में है तो इसको किसके अगेंस्ट करेंगे, एसिड के अगेंस्ट। तो एसिड के अगेंस्ट कौन सा हमारा एसिड रहेगा, 0.1 नॉर्मल HCl, उसके अगेंस्ट जो हम इसको टाइट्रेट करेंगे। अगर हमारा सैंपल जो है वो रहता है सीधा डायरेक्टली H2SO4 में, तो उसके लिए हमें बैक टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। बैक टाइट्रेशन में H2SO4 के लिए क्या कर देंगे हम, NaOH यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेस है, बेस उससे वो बैक टाइट्रेशन का पता लग जाएगा। फाइनली ये दोनों टाइट्रेशन का मतलब क्या है, करना क्या है, टाइट्रेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि एक pH को मेंटेन करना। जो टाइट्रेशन हमारा केमिकल है, जिसके अगेंस्ट हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसका एक pH रहेगा। मान लो मैं 0.1 नॉर्मल HCl यूज़ करता हूँ, इसका 4.5 pH है, तो कितना 0.1 नॉर्मल HCl गिरा उसको मेंटेन करने में, अपना pH वो मेंटेन करेगा। जो ये यहाँ से मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ और जो ये यहाँ से सोल्यूशन गिर रहा है, दोनों का pH अलग है, उसी के pH पे वो ये काम कर रहा है। समझ आ रही है ना सर जी, थोड़ा सा कन्फ्यूजिव है, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। यहाँ से जो हमने सैंपल लिया है इसका pH बहुत अलग है, और जहाँ पे 0. नॉर्मल HCl गिर रहा है इसका pH बहुत अलग है। जब दोनों pH अलग हैं तो ये टाइट्रेशन के टाइम पे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा HCl गिर रहा है। HCl का मैं मान लेता हूँ 4.5 pH है, तो उसको कितना HCl इसमें डालना पड़ा ताकि उसका अपना pH जो है मेंटेन हो सके, 4.5 आ सके। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, होता नहीं है इतना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 4.5 का, तो कितना लगा उसको वो कैलकुलेट करके बताएगा कि आपके सैंपल में इतना नाइट्रोजन है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा कि आपके सैंपल में इतना नाइट्रोजन है। अब आपके सैंपल में जितना नाइट्रोजन है, मैंने बताया वहाँ पे खत्म होगी बात, माइक्रो जल डाल का काम खत्म है कि वो नाइट्रोजन बता दे रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसके बिहाफ पे आप ये बता सकते हो कि आपके सैंपल में कितना प्रोटीन है। वो कैसे बता सकते हैं, अब आप ये बताइए कि मैक्सिमम आप सैंपल में कितना प्रोटीन हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रोटीन जाएगा, 100%। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी फीड में 100% से ऊपर तो कुछ चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो 100% का मतलब क्या हुआ, आप कैसे ऐसे किसी उससे फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करो कि आपका वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बताए। अब मैक्सिमम अगर उसमें कितना प्रोटीन है 100%, तो 15N होगा। 15N क्यों होगा, अगर कौन सा ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 15 को अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे 6.25 से, तो आपकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन 100 ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्यों डिसाइड करा वो 6.25, क्योंकि मैक्सिमम आपका 15N ही आएगा ना।
मतलब एक सैंपल में, किसी भी आपके प्रोटीन के सैंपल में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो 15 नाइट्रोजन ही आ सकती है। 15 नाइट्रोजन से ऊपर कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि 100% ही प्रोटीन हो सकती है। तो इंटू 6.25 तो फाइनल आपका प्रोटीन आएगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करेगा खुद, वो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर दे रखा है, टियामो 2.2 करके नाम है उसका। वो सॉफ्टवेयर जो है वो खुद कैलकुलेट करेगा कितना केमिकल लगा, कितना नाइट्रोजन है, कितना आपको प्रोटीन मिल रहा है, वो सब पूरा एक रिपोर्ट बना के देगा। उस रिपोर्ट में आप पढ़ लेंगे सारा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन एस्टिमेशन। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए। डाइजेशन चैम्बर, डाइजेस्टिव यूनिट, डाइजेस्टिंग यूनिट कहेंगे, डिस्टिलेशन यूनिट एंड दिस इज द टाइट्रेशन यूनिट। अलग अलग वो है। हाँ, अब ये हमारे पास जो है कैलप्लस के हैं दोनों, ये अलग कंपनी के हैं, कैलप्लस के हैं दोनों। अभी हाँ, कैलप्लस पेलिकन कंपनी है, कैलप्लस मॉडल है इसका, कैलप्लस के दोनों हैं। अभी आप ये देखेंगे कि जो बोरोसिल कंपनी का है, बोरोसिल कंपनी का आता है, एडवांस्ड है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है, कुछ नहीं है, बस इससे महंगा इंस्ट्रूमेंट है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है। उसको भी हीट करना है और इसको भी डिस्टिलेट करना है। जो हमारी टाइट्रेशन हो रही है, जी सर, ये तो पीएच बेस्ड टाइट्रेशन हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, पीएच। तो पीएच के लिए यहाँ पे इसने प्रोब लगा रखा है, वो उसने सॉफ्टवेयर, ये इसने मेट्रोम ने एक प्रोब दे रखा है, वो प्रोब उसको रीड करता रहता है कि पीएच कितनी आ रही है। जैसे मैं अपनी सैंपल का लगाऊंगा, आपके सामने मैं परफॉर्म करूंगा अभी, वो उसी टाइम पे एग्जैक्टली बताएगा भाई अभी तक आपके सैंपल का इतना पीएच है, लेकिन उसके बाद पीएच आपका कितना डाउन हो रहा है, वो सारा रीड करते रहेगा, एक ग्राफ बनता रहेगा, और एट द एंड वो बताएगा कि आपके पास इतना नाइट्रोजन है। जी सर, हाँ वो तो है ही, क्योंकि हम उसके साथ अगेंस्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे मतलब जो उसमें जो सैंपल में आया है इसके बाद उससे एक पर्टिकुलर प्लेस तक आने में कितना एचसीआई यूज, बस वो अमाउंट ही जो है आगे कैलकुलेशन में यूज होता है। और पीएच लाइन, हाँ हाँ, और वो जो पीएच है ना, पीएच के मीटर की जिसे वॉश कर वो पीएच मीटर है। हाँ वो तो समझ। देखिए इसने बीप दे दिया है, बीप का मतलब ये है कि हमारा प्रोसेस ओवर हो चुका है, हमारा प्रोसेस ओवर हो चुका है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट अपना प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट, बट उन्होंने बोला था जी जी अभी कलर में जो कलर होता है ना, वो डिफरेंस होता है। अब और भी अब प्रोटीन कंटेंट को 80% 20% केमिकल इंडस्ट्री यूज कर रही है। इवन ये भी ये चल रहा है नीचे रखो पाइप से माइक्रोलीटर फॉर्म मशीन है, ऑटोमेटिक है, एक्यूरेसी है, आपको डुप्लीकेट भी मतलब करने की मैं को ले रही हूँ। हाँ। सिंपली हमारा ये प्रोसेस ओवर हो चुका है, हमें डिस्टिलेट मिल चुका है। डिस्टिलेट लेके हम जो है नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे। आपको सैंपल लेना है, इसको अच्छे से, इसमें जितना अगर पाइप में लगता है तो उसको थोड़ा हिला के फाइनली इसमें आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आप इसको एक बीकर में डाल देंगे। अब देखिए आपको ये कलर जो मिल रहा है, ये कलर देखिए, हमारा जो बोरिक एसिड है ना, आप नॉर्मली बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन कुछ भी बनाओगे वो ट्रांसपेरेंट रहता है। आपको यहाँ पिंक क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने इसमें डाइज डाली हुई हैं। एक हमारे पास यहाँ पे ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन डाई रहती है, दूसरी हमारे पास फिनाथोलिन इंडिकेटर रहता है। तो वो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि दोनों सबका पीएच अलग अलग रहता है काम करने का। कौन सा कलर मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी पीएच क्या है। ठीक है, तो ये लेके हम जो है अपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्टीरियर लग रखा है, मैग्नेटिक व्हील डालेंगे, जिससे सैंपल जो है वो ऊपर से अगर HCl गिरता है तो वो सैंपल को पूरा अच्छे से डाई मिक्स कर सके वो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया, अपना सैंपल लगा दिया है। अब टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। टाइट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे टियामो 2.0 करके 2.2 करके सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना बहुत ईजी है। मेट्रो यूएस की कंपनी है, टियामो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसमें सॉफ्टवेयर में क्या है, आपको अपनी कुछ डिटेल डालनी है। अपना एडमिन जैसे यूज़र है तो अपना नाम डाल दीजिए, मैं एडमिन रख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको जो है मेथड सेलेक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसमें अलग अलग मेथड है, आपको कौन से मेथड से करना है वो आपको देखना चाहिए। तो जो मैंने बोला कि हमेशा हम एक ब्लैंक यूज़ करते हैं, तो जो ब्लैंक में नाइट्रोजन हमारे ब्लैंक में भी आएगा,
तो उस नाइट्रोजन को हमें माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिजल्ट हो गए। तो पहले हम नाइट्रोजन देख लेंगे ब्लैंक फॉर नाइट्रोजन कि हमारे ब्लैंक में नाइट्रोजन कितना है, फिर उसके बाद जब हम अपनी टाइट्रेशन करेंगे वो करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन विद ब्लैंक, कि ब्लैंक को माइनस कर दे, उसके बाद बता भाई हमारे कितना नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसमें सिंपल आप अपना वो डाल सकते हैं, सैंपल की आईडी डाल सकते हैं, मैं ट्रायल डाल दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने सैंपल साइज देखना है। ठीक है, आपने सैंपल डाला 0.25 ग्राम और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ 1 ग्राम, तो आपको कभी भी सही रिजल्ट नहीं देगा। तो हमारे सैंपल साइज और सैंपल का यूनिट क्या है वो भी देखना है। ये सैंपल का यूनिट यहाँ पे ग्राम ही है या चेंज होगा, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ये चेंज हो सकता है। तो हमने देखना है कि हमारा कौन सा ग्राम में है, 0.25 ग्राम। बाकी हमने सारी डिटेल डाली और स्टार्ट कर देंगे। सिंपली कुछ नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है और स्टार्ट करते ही जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ग्राफ आने लग जाएगा और यहाँ से आप देखोगे यहाँ से जो है HCl गिरना स्टार्ट होगा। देखिए वो स्टीरर चल रहा है वहाँ से, और ये सैंपल कौन सा है इसमें? फीड का सैंपल जो जनरल लैब वाला है। जी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। तो अभी हम देखेंगे इसमें कितना प्रोटीन आता है, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे, क्योंकि हमने बनाया है तो हमें पता है कितना प्रोटीन है इसमें। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे पीएच दे रहा है कि ये प्रोब जो लगा हुआ है पीएच का, वो प्रोब दिखा रहा है कि भाई इतनी पीएच आ रही है सैंपल की 7.7 के आसपास। अब वॉल्यूम दिखा रहा है कि कितना वॉल्यूम ड्रॉप बाय ड्रॉप वही गिरता जा रहा है। टी दिखा रहा है आपके सैंपल का कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होगा, एक ग्राफ बनेगा, वो सॉफ्टवेयर सब कुछ रीड करता जा रहा है। रीड करने के बाद फाइनली आपको वो नाइट्रोजन भी बताएगा और आपकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी बताएगा और कितना ml आपका HCl गिरा है वो भी बताएगा। वो एक पूरी रिपोर्ट बन के आएगी। मैक्सिमम 5 मिनट। टाइम इसमें भी लग जाएगा, साधारण प्रोटीन ठीक है। अच्छा 29 और 25। देखिए सर, जितना आपके सैंपल में नाइट्रोजन रहेगा ना उतना आपका पीएच ऊपर भी रहेगा। 7.7 कितनी परसेंट की बना रखी है? 35%। तो पीएच से हमने तो इतना करा तो पीएच से बस रहेगा। अगर प्रोटीन कम होती तो पीएच उसका 60 राउंड रहता है। मैंने बोला जितना आपका नाइट्रोजन रहेगा उतना आपका पीएच हाई रहेगा, उतनी अमोनिया ज़्यादा है। उतनी अमोनिया ज़्यादा आएगी। फाइव का जो है वो लाइफ इंश्योरेंस और अभी तक आपने जो देखा है, डिपेंड ऑन डायरेक्ट, ये तो एक्सपीरियंस से बोलना ना इतनी आएगी साइंस से तो देखिए सर, ये सब जो है अगर हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, अब मैं इस रिजल्ट को पब्लिश करना चाह रहा हूँ तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं ना, कोई नहीं मानेगा। है ना? ये तो जैसे प्लांट में हम देख के बता रहे हैं कि कल्चर कंडीशन में कुछ टाइम पे इतनी प्रोटीन होगी, तो उनको डेली देख रहे हैं कर रहे हैं, तो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस भी होगा। लेकिन जब पेपर पब्लिश करो तो हम रिक्रूटमेंट का एग्जाम देंगे, फिर बोलेगा रिपोर्ट भी भेज दो। हमारे अमीनो एसिड में रिपोर्ट मांगी थी क्योंकि इंडिया में 40 अमीनो एसिड कोई नहीं होता। जब हमने फर्स्ट पेपर पब्लिश किया था उसने बोला था कि ओरिजिनल रिपोर्ट भी नहीं, क्योंकि उस प्लांट का रिपोर्टेड थी नहीं फर्स्ट टाइम। और सिमिलरली कहते हैं अभी तक सर मैं आपको एक एक्चुअल बात बताऊं तो ओवरऑल वर्ल्ड में, इंडिया में तो छोड़िए, ओवरऑल वर्ल्ड में ऐसा कोई मेथड बना ही नहीं है जो एक्चुअल आपको प्रोटीन बताए। ऐसा कोई मेथड ही नहीं है। जो बात पता क्या होती है, बात होती है अप्रूवल की। जैसे आपने 3D स्ट्रक्चर देखा होगा प्रोटीन का, या वाटसन क्रिक ने जो है वो हेलिकल मॉडल दिया है डीएनए का, लेकिन क्या एक्चुअल में किसी ने देखा कि ऐसा होता है? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा ना। हाँ, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। अब जब प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देखते हैं, शायद आई थिंक सैंगर ने दिया है, तो उसने क्या, उस बंदे की अगर आप कहानी पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ोगे, उसमें क्या था, वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था, उसने लेटे लेटे क्या करा, ट्विस्ट करने लग गया टिश्यू पेपर को। टिश्यू पेपर को ट्विस्ट करते करते उसके मन में ख्याल आया कि नहीं यार, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। उसने बाहर आके अनाउंस कर दिया। अब जो कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ बंदे डिसप्रूव करने लगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला भाई तुम लोग बताओ कि ऐसा होगा, प्रूफ करो ना। वो बंदा प्रूव कर रहा है कि ऐसा होगा, तो तुम लोग डिसप्रूव करो कि नहीं भाई नहीं होगा ऐसा। तो जब आप अगर नहीं कर सकते तो आपको मानना ही पड़ेगा। सेम वाटसन क्रिक का है। किसकी? वाटसन क्रिक ने बोला है, उनके पास है, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, उस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लगी है, ऐसा नाइट्रोजन बेस हमारे यहाँ रहता है, तो ऐसे कर हेलिकल स्ट्रक्चर रहेगा। मैक्सिमम एक्सेप्टेंस हो एक्सपेरिमेंटल हाँ। एक्सेप्ट करें। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देखा। वही हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको एक्चुअल प्रोटीन देखना है तो सबसे बेस्ट तरीका है आप उसका अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन देखिए। क्योंकि प्रोटीन में होगा क्या, अमीनो एसिड होगा। आपके प्रोटोनिजेनिक कितने हैं? 22 अमीनो एसिड्स
मोर ओवर 20 अमीनो एसिड्स हैं। आप 20 अमीनो एसिड का अगर क्वांटिफाई कर पाते हो तो 20 को ऐड अप कर दो। ऐड अप करने के बाद जो आएगा वो ही आपका एक्चुअल प्रोटीन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करते हैं, वो भी है। हाँ हाँ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कर सकते हैं। ओके हाँ जहाँ एनिमल प्लांट्स हाँ वो अच्छा लगता है। वो सारे और हमारी इधर ये SDL तो इसलिए हम इससे कर रहे हैं। हाँ ये कितना कितना बस रिपोर्ट दें। हमने करवा के देखा था तो हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते तो मशीन भी है। सही भी है। देखिए मैम, आपको इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैनुअली टाइट्रेशन कीजिए। आपको बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीएच प्रोब लेना है। पीएच प्रोब भी छोड़िए, आपके पास लिटमस पेपर होगा पीएच के लिए, वही यूज़ कर लीजिए। आपको पता है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके HCl का कितना pH आ रहा है जिसके साथ आप टाइट्रेट कर रहे हो। उसके साथ टाइट्रेट करने पे आप बार बार उसमें पेपर डाल के देखिए कि केमिकल वो HCl डालते जाइए, लिटमस पेपर से देखते जाइए कितना pH आ रहा है। तो जब आपका pH मान लो उतने पहुंच रहा है तो उसको क्वांटिफाई कर लीजिए कि इतना लग गया। उसके हिसाब से आप नाइट्रोजन निकाल देंगे, कितना नाइट्रोजन लग रहा है वो आपको पता लग जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको प्रोटीन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। जो है 4.8 के आसपास पहुंचता है तो ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, आपकी रिपोर्ट आउटपुट आ जाएगी। अभी वो आपको दिखा देगा कि आपके सैंपल में क्या क्या है, कितना लगा है, क्या क्या था, वो पूरी रिपोर्ट देगा। ये आपके पास फाइनल रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट में पहले तो आपकी डिटेल बताएगा कि आप कौन थे, किसने क्या करा है। उसके बाद जो है उसके बाद ये आपके सैंपल का डेटा देगा। आपके सैंपल का साइज़ इतना था, अब इसमें कितना वॉल्यूम लगा है 9.6460, इतना ml आपका HCl गिरा है। उसमें नाइट्रोजन 5.1019 थी और फाइनल आपकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है वो 31.88% आ रही है। वो अगर आप इसको इस नाइट्रोजन को इससे करोगे, सॉफ्टवेयर ने खुद ही 6 खुद ही करेगा। जी सर, रिजल्ट क्या आता है? ब्लैंक का रिजल्ट बहुत माइन्यूट आएगा, मतलब उसमें आएगा 0.1% प्रोटीन, 0.2% प्रोटीन, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। हाँ एक्सपीरियंस। ठीक है सर। तो ये फाइनल हमारा प्रोटीन का हो गया है। नहीं नहीं परसेंटेज में, तो आप इसको mg में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हुआ है? कौन से लेवल में देखा?